Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well, you are happy, healthy and doing great in your studies. So my dear children, as we know that CBSE has completely changed your syllabus this time. पहले हमारे पास 4 बुक्स हुआ करती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. बट नाउ एवरीथिंग वी हैव इन ओनली वन बुक. बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं. वी विल हैव टच ऑफ एवरीथिंग इन वन सिंगल बुक. फाइन. So, without any further delay, let's get started. Acha, let me tell you one thing कि we have discussed a lot about what exactly social science is. अगर आपको एक different perspective समझना है तो you can watch my previous video. For this video, let's start the first chapter. So, हमारी बुक का पहला थीम क्या है? थीम नंबर 1 that is understanding social science. ठीक है? थीम नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 that is social science. Social science means क्या? उसका मीनिंग, उसका स्कोप क्या है और उसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है. एज सिंपल एज दैट. राइट नाउ व्हाट विल बी द की पॉइंटर्स, यानी बेसिकली व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं. फाइन. सो की कंसेप्ट में पॉइंट नंबर 1 मीनिंग ऑफ सोशल साइंस वी आर गोइंग टू स्टडी. पहले पॉइंट नंबर 2 स्कोप ऑफ सोशल साइंस. Many people say कि पढ़ के होगा क्या? Do we have any scope in future? Yes, definitely. This topic will tell you everything कि क्या scope है हमारे पास social science पढ़ने के, हमारी personal life में भी और हमारी professional life में भी. Point number 3, relevance of social science. Do we have any relevance? कुछ connectivity है हमारी life में social science पढ़ने की या फिर rectification? This we will discuss here. Point number 4 is a guiding value in social science. Right? Guiding value मतलब क्या? Do we only study fact and figures in social science or it creates a personality trait in human beings? मतलब हमारी पर्सनैलिटी कैसे शेप अप होती है आफ्टर स्टडिंग दिस. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव. इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इन जनरल बात नहीं करेंगे हम. इंडिया में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस को कैसे परसीव किया जाता है. हाउ डज दिस सब्जेक्ट create a personality that will help in the betterment of our society. यानी सोशल साइंस पढ़ने के बाद हमारी पर्सनैलिटी में वो क्या चेंज आएगा और वो चेंज हमारी सोसाइटी के लिए कैसे बेटर साबित होगा. दिस विल बी द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है. तो दीज आर द, मतलब यू कैन से that in these points, in these 5 pointers, you will cover up entire chapter. Trust me, the chapter is very interesting, chapter is very easy, and we do not have to be feel panic कि CBSE ने हमारा सिलेबस चेंज कर दिया है. बट लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, द सिलेबस इज वेरी नाइस. इफ यू स्टडी इट वेरी नाइसली, डेफिनेटली आपको कहीं और सोर्सेस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस. सो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ये बताते हुए कि वी ह्यूमन बींग्स आर social animals. We are not packed into the box. The day we are born, we have lot many relationships. मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नानी नानी. राइट. तो ये रिलेशनशिप, ये सारे रिश्ते हमें जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी के साथ मिल जाते हैं. सो वी कैन से दैट सोशल साइंस इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इंडिविजुअल विद द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. राइट. तो जो आपका पहला पैराग्राफ है उसमें यही है कि हम जब छोटे होते हैं तो हमें रिलेशनशिप्स मिल जाते हैं बर्थ के साथ ही. देन वी मेक फ्रेंड्स, वी नो व्हाट इज कम्युनिटी, हम अपने एनवायरमेंट को जाते हैं. सो वी कैन से दैट सोशल साइंस स्टार्ट्स विद योर बर्थ. राइट. सो नाउ इट द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल साइंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस. तो आप ये कुछ लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, बट कुछ फैक्चुअल डिटेल्स दैट वी शुड नो. दैट some definitions by scholars and authors. Scholars ने social science को कैसे define किया है? Dear children, there are multiple definitions, बहुत सारे definitions हैं, but these pointers could be your answer. अगर question आए कि what is social science according to James, so you should be able to answer. आपको पूरी definition rectification करने की जरूरत नहीं है. Only you need to understand some key points, and those key points are enough to make your answer. Let me tell you what are the key points. So James हाई के अकॉर्डिंग सोशल साइंस है क्या? इट इज द बॉडी ऑफ लर्निंग और द स्टडी विच रिकॉग्नाइज साइमल्टेनियस म्यूचुअल एक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल स्टिमुलाई. मतलब क्या है? जो भी फिजिकल चीजें दैट वी सी, जैसे चेयर, टेबल,
any stone or anything that we can touch is physical. And non-physical, जो कि abstract idea है, इंग्लिश में पढ़ते हो ना आप abstract noun, the same manner, abstract idea which we can't touch. For example, happiness, relationship among the people, culture, we can't touch the culture, the way people behave. इन दोनों का interaction ही social science है according to James. तो क्या कह रहे हैं? Physical and non-physical stimuli which produce social relationship. As simple as that. आपको सिर्फ 3 ही इसमें keywords याद करने हैं. So as per the James Mill, it is the body of learning. Social science as a body of learning or the body of study जो एक म्यूचुअल एक्शन या जो एक साइमल्टेनियसली दोनों को स्टडी करती है. बेसिकली दोनों को स्टडी करने के बाद आउटकम क्या निकलता है? सोशल रिलेशन. और सोशल रिलेशंस के बनने के बाद सोसाइटी में क्या चेंज आता है, दैट इज व्हाट सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू जेम्स. तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? फिजिकल, नॉन फिजिकल एंड विच प्रोड्यूस सोशल रिलेशनशिप. आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर. नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. एक गांव में एक ब्रिज बना, ठीक है. दैट ब्रिज इज व्हाट? इट इज अ फिजिकल बॉडी, इजंट इट? उस ब्रिज बनने के कारण शहर के लोग गांव आने लगे और गांव के लोग शहर जाने लगे. बिकॉज ऑफ दिस अराइवल एंड डिपार्चर क्या होता है? दे क्रिएट सम कल्चर. गांव के लोगों में भी कुछ चेंज आएगा और शहर के लोगों में भी कुछ चेंज आएगा. सो दैट चेंज आफ्टर द फिजिकल, after this physical aspect of social science which create non-physical change. जैसे रिलेशनशिप में चेंज आया, उनका कल्चर चेंज आया, गांव के लोग कुछ शहर का कल्चर सीखेंगे, तो चेंज आ रहा है ना. तो अल्टीमेटली सोशल रिलेशनशिप और उसको सोशल चेंज जो लेकर आता है फिजिकल और नॉन फिजिकल, दैट इज व्हाट सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू जेम्स. दूसरे हमारे कौन है? चार्ल्स बियर. ये क्या कहते हैं? सिमिलर ही है कुछ. इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज और लर्निंग and thought. Social science is also a thought. सोचने का तरीका है. Pertaining to human affair as distinguished from sticks, stones and stars. वो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल साइंस इन सब के बियॉन्ड है. ऐसा नहीं कि हमने कुछ साइंस में क्या करते हैं, एक केमिकल डाला, दूसरा डाला, सामने बन गया. लेकिन उस फिजिकल, अगेन समथिंग आई डोंट नो, ये थोड़ा सेम है. यानी उस फिजिकल चेंज के बाद, यानी उन फिजिकल चीज़ों के अलावा भी सोशल साइंस है. कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे नॉलेज, फीलिंग, कल्चर, एक दूसरे को समझना, दूसरे के कल्चर को समझना, बियॉन्ड योर नेशन. सो ग्लोबली जो भी चीज़ें हैं जैसे लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं. तो हमारी 2 डेफिनेशंस, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. पहले हमारे जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं कि ये फिजिकल और नॉन फिजिकल के कॉम्बिनेशन से क्या है, एक सोशल रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी करना, और सोशल रिलेशनशिप के बाद जो चेंज आता है सोसाइटी में उसको स्टडी करना. और दूसरे क्या कह रहे हैं कि सोशल साइंस इज बियॉन्ड स्टिक्स, स्टोन्स एंड स्टार. बेसिकली फिजिकल चीज़ों से हटके भी सोशल साइंस है. तो दोनों का एसेंस जो है वो क्या है? एवरीथिंग दैट यू सी, फिजिकल, नॉन फिजिकल, यानी जिसको टच किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी लैंग्वेज भी हम पढ़ते हैं, कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, राइट. और लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ने के बाद सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट वी स्टडी. एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, वी कैन टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, वी कैन नॉट टच एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वी ऑल्सो स्टडी इन social science. I hope this thing is clear to you. So if we move forward, so what the next line says, that social science studies society in a very systematic, मैं वो अंडरलाइन कर लेती हूँ जो आपका की वर्ड होता है, so that you remember कि एसेंस क्या है, राइट. तो सोशल साइंस स्टडीज सोसाइटी. सबको पता है कि सोशल साइंस में सोसाइटी को पढ़ते हैं हम, बट कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ही रैंडमली नहीं पढ़ते. एंड दैट इज वाई जब हम कोई चीज़ रैंडमली नहीं पढ़ते, एविडेंसेस के साथ पढ़ते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ते हैं, तभी तो हम उसको साइंस बोलते हैं, isn't it? So we study social science in social science society in systematic and ऑर्गेनाइज्ड वे. बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से हम ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं. यानी रिलीजन, अगर एक रिलीजन यहाँ पे डेवलप हुआ है तो वो क्यों हुआ है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इट, राइट. अगर कोई कल्चर ऐसा है तो व्हाई इज इट.
if South Indian people eat rice in good quantity, then what is the reason behind it? जब हम reason और उसके outcome की बात करते हैं, then only when we say science to this, ठीक है? तो systematic और एक organized way में हम social science को पढ़ते हैं. Society को ही इन दो तरीकों से हम पढ़ते हैं, organized और एक systematic manner में. फिर आपका heading क्या कहता है? People and their relationships. क्या कह रहा है? सबसे पहले पढ़ते क्या है रिलेशनशिप में? हाउ डू पीपल इंटरेक्ट, लोग इंटरेक्ट कैसे करते हैं, राइट? उनके इंटरेक्ट करने का तरीका क्या है, कैसे रिलेशनशिप्स हैं. सेकेंड है कल्चर को पढ़ते हैं हम, ट्रेडिशन को पढ़ते हैं, यानी व्हाट इज कल्चर, हमारी जिंदगी जीने का तरीका कल्चर, राइट? हमारे ट्रेडिशन क्या है, हाउ दीज ट्रेडिशन इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे इवॉल्व हुए. किसी पर्टिकुलर एरिया का कल्चर ऐसा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, और व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर कि वो क्या चेंज हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारा क्लोथिंग में भी एक वेस्टर्न टच आ गया है, तो उसके पीछे एक हिस्ट्री रही होगी, कैसे क्यों ये टच आया. वी हैव नाउ डोमिनोज, वी हैव मैकडोनल्ड्स, कहाँ से आई ये सारी चीज़ें? वेस्टर्नाइजेशन हुआ हमारी कंट्री का. तो ये पूरी हिस्ट्री, ये इवॉल्व कैसे हुआ, दिस इज व्हाट वी स्टडी. कल्चर पढ़ते हैं, ट्रेडिशन पढ़ते हैं. फिर क्या पढ़ते हैं? हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई एम इंडिविजुअल, बट आई एम अ डॉटर ऑल्सो, आई एम अ वाइफ ऑल्सो, राइट? आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो, राइट? मैं एक भारतीय नागरिक भी हूँ. तो हमारी रोल्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमें सब और हमें क्या करना है अपने नेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं. एंड पब्लिक लाइफ, हमारी पब्लिक लाइफ होती है, राइट? और दूसरों की पब्लिक लाइफ, कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उसकी पर्सनैलिटी से, पब्लिक में जो पर्सनैलिटी दैट इज बीइंग विजिबल, उससे हमारी पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं. सो पब्लिक लाइफ एंड सोशल इन्फ्लुएंस इन पर्सनल लाइफ, क्योंकि हम समाज से ही सीखते हैं. व्हाट वी स्टडी, एवरीथिंग दैट वी लर्न, वो हमारी सराउंडिंग से ही आता है. आपको पहली बार भगवान से भी इंट्रोड्यूस किसने कराया? आपके पेरेंट्स ने, है ना? तो एवरीथिंग, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? पीपल एंड देयर रिलेशनशिप में. अब आपका जो दूसरा पॉइंटर है दैट इज सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस. यानी एक हमने एस्पेक्ट वो पढ़ा कि इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं ह्यूमन बींग्स का, कल्चर का पढ़ रहे हैं हम, ट्रेडिशन पढ़ रहे हैं, और इन सब में क्या चेंजेस आ रहे हैं. दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन होता क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे सब चीज़ें पैटर्न में है, सिस्टम में है, ठीक है? तो जैसे गवर्नमेंट है हमारे देश की, लॉज कैसे हैं, हमारे कोर्ट्स कैसे हैं, स्कूल्स कैसे हैं, इन सब का भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, ठीक है? मार्केट कैसे काम करती है, और पुलिस सिस्टम कैसा है हमारी कंट्री का. सो दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज थिंग्स आर इंस्टीट्यूशंस. इन इंस्टीट्यूशंस का भी एक इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे ही वो हमारी सराउंडिंग देविका, दैट काइंड ऑफ पर्सन और द सिटीजन दैट पर्सन विल बी इन फ्यूचर, राइट? फिर क्या है? इनका इन्फ्लुएंस. एंड वन मोर थिंग, सिर्फ इन्फ्लुएंस ही नहीं है. अगर कोई चीज़ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग राइट थिंग और नॉट डूइंग वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, इफ कोर्ट्स आर नॉट रनिंग वेल, उसके पीछे का रीज़न क्या है? द रीज़न, हम हमेशा पॉज पढ़ते हैं, राइट? सोशल साइंस में पढ़ने का रीज़न ही ये है दैट वी शुड नो द कॉज बिहाइंड द करंट हैपनिंग. हो क्यों रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वी सॉ द एग्जाम्पल ऑफ यूएस एंड ईरान का, जो हमने पूरा सिस्टम, पूरा हमने क्राइसिस पढ़ा, उसके पीछे का रीज़न क्या था. हमें रीज़न पता होगा तो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, राइट? अभी आपकी बुक में एक सिचुएशन दी गई है. व्हाट डज द सिचुएशन से? कि एक इशू, one issue can create multiple problem, and one solution can create multiple opportunities. For example, अगर देश के सारे बच्चों को तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, राइट? सभी के पास सैनिटेशन नहीं है, सभी के पास प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, और इसको कैसे, इन प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है. दैट इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस ऑल्सो. एक्चुअली इट इज़ मोर प्रैक्टिकल देन एनीथिंग, क्योंकि पढ़ने का मोटिव ये है कि उन प्रॉब्लम्स को पहले पहचानना, उनके पीछे का कॉज पहचानना, रीज़न पहचानना, और रीज़न पहचानने के बाद उनको सोल्यूशन लेके आना, सो दैट वी कैन डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, एंड वी कैन बी the vigilant and good citizen of the country. That is what exactly social science is. Now we'll be moving the another topic of your chapter, that is the scope of social science in your life, right? So now if we come on scope of social science, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका हमारी लाइफ में कोई स्कोप है भी या नहीं. सो माय डियर चिल्ड्रन, सी वी रिक्वायर एवरीथिंग इन लाइफ. हमें एक अच्छी सोसाइटी भी चाहिए, हमें नेचर से ऑब्टेन हुए सारे रिसोर्सेज भी चाहिए,
We need money also, means we need good economy also, and we needs a good governance, means wherever we are living in, जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए. So जब हम ये सारी चीज़ें चाहिए, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है that everything that we study, that we see, the four elements of our healthy life, we study in social science. So यहाँ से पहला पॉइंट आ जाता है कि स्कोप बहुत बड़ा है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, वेदर इट इज़ योर प्राइवेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. फाइन. सो इट कवर्स 4 सब्जेक्ट्स. स्कूल लेवल पे ध्यान रखना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉल साइंस और इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ होता ही नहीं है. देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट फॉरवर्ड, जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट स्कूल लेवल पे आपको ये 4 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल साइंस और इकोनॉमिक्स. अब why I have written this line that collection of all the subject is important. It is, yes, it is very important. क्यों? क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम, जैसे माइग्रेशन, राइट? What is the meaning of migration? You must have learned in class 8. So migration, displacing from one place to another because of any reason. Maybe कोई वहाँ पे कोई push factor है, कोई pull factor है, means अच्छा employment नहीं मिल रहा है, right? तो उसके लिए अगर माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन का कारण वहाँ की ज्योग्राफी भी हो सकती है, राइट? वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी हो सकता है कि वहाँ पे सरकार इज नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट? और वहाँ की इकोनॉमी खराब है, मीन्स वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज नहीं है. तो एक प्रॉब्लम बट मल्टीपल रीजंस. सोल्यूशंस भी इससे हो सकता है. अगर अगर पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिकल पार्टीज माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन का जो कॉज है उसी को ख़त्म कर दें, मीन्स वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले आए, तो क्या हो जाएगा? माइग्रेशन रुक जाएगा. तो एक प्रॉब्लम is connecting with all these things. इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर रही है, पॉलिटिकल साइंस भी कनेक्ट कर रही है, एंड दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा है कनेक्शन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. फाइन. सो अगर हम सोशल साइंस के स्कोप को उन चारों एलिमेंट्स से देखें, चारों एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, यानी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, सो हियर वी गो. सो उस पर सबसे पहले ज्योग्राफी देखते हैं. तो ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? इट स्टडीज अर्थ एज अ होम, यानी एंटायर अर्थ जो है वो हमारा होम है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमें अर्थ से मिलती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज हमें अर्थ से मिलते हैं. खाना कहाँ से मिलता है? फ्रूट वेजिटेबल अर्थ से मिलता है. पानी कहाँ से पीते हो? नेचर से आता है, राइट? सो स्टडीज अर्थ एज आर होम एंड रिलेशन और इंटरैक्शन. किसका रिलेशन, किसका इंटरैक्शन? ह्यूमन बींग्स का और नेचर का, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग वो सब नेचर से आ रहा है, राइट? तो अच्छा, एग्जाम्पल के लिए आई हैव रिटन 2 क्वेश्चन देयर कि हम पढ़ते क्या नहीं, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं यहाँ पे. जैसे हाउ डू नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट इंडस्ट्रीज? क्या एक बिना किसी नेचर के, बिना कोई भी सोर्स ऑब्टेन किए कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री ऑफ पोटैटो चिप्स, या कोई भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं, टोमेटो केचप बना रहे हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? हमारी ज्योग्राफी से आ रहा है, हमारे अर्थ से आ रहा है, नेचर से आ रहा है. ऐसे क्वेश्चंस को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू सम प्लेसेस हॉटर देन अदर्स? कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पर बहुत सर्दी है. ये वेरिएशन कहाँ पढ़ते हैं? हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. एंड व्हेन वी नो कि दिस प्लेस इज मच हॉटर देन अदर, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, ठीक है? सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम एनवायरमेंट के चैलेंजेस को जानते हैं. अगर हमें ज्योग्राफी पता ही नहीं है तो हमें, फॉर एग्जाम्पल, हमें फ्लड ही नहीं पता, फ्लड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, हाउ डू वी मिटिगेट द प्रॉब्लम्स कमिंग फ्रॉम फ्लड, ठीक है? तो हम एनवायरमेंटल चैलेंज को पढ़ते हैं, उनके पीछे का कॉज जानते हैं, कारण जानते हैं. एक फ्लड का मेन कारण क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन. पेड़ काट रहे हैं, पानी नहीं रुक पाया, राइट? तो हमने कॉज जान लिया, तो हम उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए, यानी माइनस करने के लिए, यानी कम करने के लिए क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे. सो सिंपल इज दैट. तो बेसिकली स्कोप ज्योग्राफी का बहुत बड़ा है. हम जिस चीज़ को यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग अ मशीन, उस मशीन को यूज़ करने के लिए उसे चलाना आना चाहिए ना. तो नेचर के साथ सस्टेन रहने के लिए वी नीड टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ नेचर दैट कम्स अंडर ज्योग्राफी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर हियर. अब आपकी बुक में एक डू यू नो फैक्ट दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, यू कैन नॉट मिस इट. 1 मार्क्स में आ जाता है आंसर लिखने के लिए. रिमोट सेंसिंग, ये क्या होता है? रिमोट का मतलब नाम से निकल रहा है दूर, ठीक है? तो रिमोट सेंसिंग में बेसिकली किसी सैटेलाइट या ड्रोन के जरिए ऊपर जाया जाता है, पिक्चर लिया जाता है. किस चीज़ की पिक्चर? क्रॉप का पिक्चर. आपने देखा होगा ना, योगी जी, मोदी जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं और पूरा चेक करते हैं कि कहाँ पर कितने पानी की कमी है, कहाँ पर कौन सा क्रॉप उग सकता है, ये सारी चीज़ें. तो इट इज़ अ मेथड, ये यू कैन नॉट मिस दीज फैक्ट्स क्योंकि एग्जाम में आता है. इट इज़ अ मेथड इन विच जोग्राफर्स
और स्पेशल पीपल वो क्या करते हैं, सैटेलाइट के जरिए या किसी भी ड्रोन के जरिए पिक्चर देते हैं। इसका रीजन क्या है, ताकि वो जान सके कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके। नाउ वी मूव ऑन स्कोप ऑफ हिस्ट्री। आगे चल के अगर हिस्ट्री का स्कोप देखें तो सिंपल लाइन में हम ये समझ सकते हैं कि हमारे प्रेजेंट को समझने के लिए हमें अपने पास्ट में जाना बहुत ज़रूरी है। आज जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ है उसमें जो आर्टिकल्स हैं इक्वालिटी के, राइट, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। अनटचेबिलिटी कभी ना कभी तो एग्जिस्ट करती होगी, तभी आज अबॉलिश किया गया है। दवाई कब खाते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो पुरानी पास्ट की प्रॉब्लम्स को समझते हुए प्रेजेंट ठीक करना इज व्हाट वी स्टडी इन हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इट इज नॉट ओनली डेट। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आई टोल्ड यू इट्स नॉट ओनली अबाउट डेट बट इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी आज कैसी है उसके पीछे के रीजन क्या रहे हैं, राइट। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग्स। व्हेन आई सेड दिस, सोसाइटी इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, रूल, रेगुलेशन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, राइट। एंड पढ़ते क्या क्या है हम सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, यानी आज जो डेवलपमेंट हुआ है पहले कैसे था, आज जो सोसाइटी है वो पहले नहीं थी, धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं हम, इंडियन स्ट्रीट हम वी नो दैट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसके बाद ही जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाइन कंप्लीट, दिस लाइन इज कंप्लीट इटसेल्फ, कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही ये डिसाइड हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, क्योंकि वो पास था। पहले के कॉलोनियल रूल को ही जानते हुए हम आज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, राइट। कमिंग ऑन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का क्या स्कोप है। सो सोसाइटी गवर्न कैसे करती है, पॉलिटिक्स काम कैसे करती है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती हैं। इन ऑर्डर टू बी द विजिलेंट एंड गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सिर्फ अगर इतना पता होगा कि हाँ वोट डालने जाते हैं, बट क्यों वोट डाला जाता है, किसको वोट डालना चाहिए, ये सारी नॉलेज, सारी अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिलेगी, पॉल साइंस की स्टडी करने के बाद। ठीक है, मतलब भारतीय नागरिक हो तो एक अच्छा भारतीय नागरिक बनने के लिए या किसी भी देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको वहाँ की गवर्नेंस, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो हाउ इज सोसाइटी गवर्न, सोसाइटी चलती कैसे है, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, उससे पहले यही क्वेश्चन आता है, राइट। एंड आजकल क्या प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में पॉलिटिक्स के लेवल पे, वो अगर आप अपना ओपिनियन दोगे तो ओपिनियन बनाओगे किस बेस पे, अगर पॉलिटिक्स की नॉलेज ही नहीं है तो, राइट। सो हाउ सोसाइटी गवर्न एंड इट फोकसेस ऑन लॉज। यू टॉक अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स, ये मेरा राइट है, दैट नोबडी कैन फोर्स मी टू कन्वर्ट माई रिलीजन, दैट्स माई राइट। हाउ डू आई नो, बिकॉज आई स्टडी पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे लॉज पता है, मुझे ड्यूटीज पता है, सिर्फ राइट्स नहीं ड्यूटीज भी पता होना चाहिए। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर पता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे काम करता है, इक्वालिटी पे, फ्रेटर्निटी पे, और मुझे पॉलिसीज भी पता है। ठीक है, सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे कैसे पता, बिकॉज आई एम अवेयर अबाउट पॉलिटिक्स, राइट। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं पॉलिटिक्स पे, हाउ डज गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट काम कैसे करती, गवर्नमेंट ने अब कितना काम कर लिया, फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे मैनेज कर रही है, हम टैक्स क्यों दे रहे हैं, एवरीथिंग दैट वी स्टडी इन political science. I hope the scope is now clear. Now moving on to economics section. Moving towards economics, तो economics के बिना तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, we cannot imagine our life without money, है ना। तो अगर हम इसका स्कोप देखें तो उसमें हम पढ़ते क्या क्या है, हाउ मच रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ, रिसोर्सेज में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एंड हाउ डू वी मैनेज देम, हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है इतनी पॉपुलेशन है, इतनी डिमांड्स हैं, इतनी नीड्स हैं, तो हम उसको कैसे मैनेज करें, लिमिटेड रिसोर्सेज को बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड नीड्स के साथ कैसे मैच करें। सो बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसके रेफरेंस में भी स्टडी इन इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स की अच्छी स्टडी करी होगी हमने, वी हैव द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेटली हम अपनी डेली लाइफ में बहुत इकोनॉमिक डिसीजन ले लेंगे। कैसे, अननेसेसरली फैन ऑन ना करना, अननेसेसरी लाइट्स ऑन ना करना, राइट। कहीं पे आपने देखा पानी अननेसेसरली बह रहा है तो उसको बंद कर देना, ये भी छोटे छोटे स्टेप्स है जो हम इकोनॉमिक माइंडसेट के साथ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये भी पढ़ते हैं हाउ डू वी टेक इकोनॉमिक डिसीजन, कैसे लेते हैं हम इकोनॉमिक डिसीजन, पैसे को कैसे अरेंज करना है। आपको तो अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना है, बट दोज हु आर सिटिंग ऑन द पोस्ट, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको पूरा इकोनॉमिक मैनेज करना है कि देश में कितना रिसोर्सेज है और उसको कैसे मैनेज किया जाए, राइट। एंड अगर हम लास्ट में बात करें तो हमें पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के अपने अपना कंटेंट है,
अपना अपना मेथड है स्टडी करने का, बट रियल लाइफ की प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें चारों सेक्शंस की नॉलेज होनी जरूरी है. अगेन आई रिपीट द एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन. सो खत्म उसके इम्प्लीकेशंस ज्योग्राफी के रिलेटेड भी हो सकते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट रियल लाइफ सोल्यूशन रिक्वायर्स व्हाट? कनेक्शन अक्रॉस द डिसिप्लिन. बेटा डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट से है. डिसिप्लिन एक स्टैंडर्ड टर्म है, 9th में इंट्रोड्यूस किया गया है आपके लिए. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. डिसिप्लिन मीन्स हियर सब्जेक्ट, राइट? एंड पूरा अगर हम इसको स्कोप को एक बार समअप करें तो वी कैन से दैट चारों सेक्शंस को पढ़ने के बाद हमें एक सोसाइटी की फुलर पिक्चर मिलती है. हमें ज्योग्राफी समझ में आती है, हमें इकोनॉमी भी समझ में आती है, हमें अपना पास्ट भी पढ़ा हुआ है, और हमें पॉलिटिक्स की भी नॉलेज है. तब हम एक सोसाइटी के विजिलेंट सिटीजन बनते हैं. एंड दैट्स व्हाई हियर इट बिल्ड्स अ फुलर पिक्चर. ये हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है, यानी प्रॉब्लम को हम चारों डायमेंशन से देखते हैं. सिर्फ ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं. ठीक है? fuller picture of society and help us live responsibility. How can you be responsible when you know कि अर्थ में पानी कम है? ये कैसे पता लगेगा? when you study geography scientifically, है ना? पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो हमें पता है कि पॉलिसीज कैसी बनाई जाए कि पानी को बचाया जा सके. ठीक है? बाय मेकिंग राइट चॉइस. राइट चॉइस आपकी डेली लाइफ से भी कनेक्ट करती है. ठीक है? आई होप द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज क्लियर हियर. नाउ मूविंग ऑन टू रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस. रेलेवेंस पे अगर हम चारों को एक एक करके स्टडी करें तो हम देखते हैं कि सोशल साइंस एंड सोसाइटी क्या कहता है? दिस इज द की टू अंडरस्टैंड. यानी सोसाइटी को पढ़ने पर ही हमको समझ में आता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वॉट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, वॉट इज हैपनिंग अराउंड अस. तो ये बियॉन्ड बुक्स है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो तो इट इज नॉट रिटन इन द बुक. करंट सिनेरियो इज नॉट रिटन इन द बुक. आप एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो. एंड दैट्स वाई हमारी लाइफ में इसका बहुत रेलिवेंस है. हमें सोशल साइंस की नॉलेज ही नहीं है, पॉलिटिक्स की नॉलेज ही नहीं है. हाउ कैन वी स्पीक इन अ ग्रुप वेयर द ग्रुप इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, राइट? तो हमारा रेलिवेंस क्या है कि एक तो ये बियॉन्ड बुक्स है, बियॉन्ड क्लासरूम है. ठीक है? दूसरी चीज, वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी. सोसाइटी इज नॉट होमोजेनस. मीन्स एक ग्रुप नहीं है, उसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल रीजन्स हैं, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, मल्टीपल पीपल स्पीक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज. ठीक है? तो वो सोसाइटी को पूरा स्टडी करने के बाद वी हैव दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या करते हैं, हम डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते हैं, राइट? क्योंकि इंडिया में हमें पता है इंडिया इज द वाइब्रेंट कंट्री, राइट? सो उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, उस डाइवर्सिटी में हम यूनिटी भी मेंटेन करते हैं. ठीक है? दूसरा क्या देखें, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंट. बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में. तो इट इज द इट गिव्स द नॉलेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी. आपने ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं साइंटिफिकली तो आपको पता ही नहीं होगा सस्टेनेबिलिटी क्या है. So you have to have knowledge of sustainability. Sustainable development, you must have heard the word. What is the meaning of sustainable development? Means development without harming the needs of future generation. आप क्या कर रहे हैं? अगर आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं इन द नेम ऑफ इंडस्ट्री के, आप चेयर टेबल बना रहे हैं, बट उतने प्लांट्स, उतने ट्रीज आपको लगाने भी है. दैट इज व्हाट द स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कोई भी ऐसी चीज जो डेवलपमेंट एक सेक्टर में दे रही है लेकिन दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, राइट? यू आर कटिंग ट्रीज, यू आर हार्मिंग द फॉरेस्ट, तो क्या होगा? ट्राइबल पीपल आर डेफिनेटली दे विल क्राई बिकॉज दिस इज द होम. तो सस्टेनेबिलिटी की नॉलेज आपको कब होगी? जब आप ज्योग्राफी या एनवायरमेंट को अच्छे से पढ़ोगे. तीसरा क्या है हमारा? सोशल साइंस एंड इकोनॉमी. अगेन द सेम थिंग इज कमिंग. इकोनॉमिक डिसीजन मेक लाइफ ईजी. अगर आपको पता है, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू स्पेंड मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, तो आप पैसे से पैसा बना सकते हो. कम पैसे को अच्छी तरीके से यूज करके यू कैन मेक योर लाइफ ईजी. बहुत ईजी अपनी लाइफ को कर सकते हो. एंड लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट. आपकी पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा बिकॉज यू हैव नॉलेज कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है. आप अननेसेसरी चीज़ों में पैसे को बर्बाद नहीं करोगे. यू विल इन्वेस्ट योर मनी, फूड पे इन्वेस्ट करोगे, गुड क्वालिटी ऑफ फूड, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्किल, अपनी स्किल सीखने में इन्वेस्टमेंट दिखाओगे. एंड दैट इज व्हाट द रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन आवर लाइफ. फिर क्या है? सोशल साइंस एंड गवर्नेंस. ठीक है? अगेन अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स गिव यू द इंसाइट. आपको क्या इंसाइट मिलता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ बोर्ड तक सीमित नहीं है. यू हैव टू बी डेमोक्रेटिक इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, है ना? यू हैव टू बी वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन इन ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ. ठीक है? तो आई होप रेलेवेंस यू अंडरस्टूड कि रेलेवेंस क्या है हमारा सोशल साइंस का.
तो हमने पहले क्या समझा, हमने मीनिंग ऑफ सोशल साइंस समझा, देन वी स्टडीड अबाउट स्कोप ऑफ सोशल साइंस, चारों एलिमेंट्स को देखा, एंड दिस इज द रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस. तो 3 broad topic of your chapter have been completed. Now we'll be moving towards the guiding values. So if we see in the guiding values in the social science, so here guiding values in social science क्या है कि social science में as I told you सिर्फ facts and figures को नहीं पढ़ा जाता है, ये हमारे अंदर कुछ इंस्टॉल करता है. कैसा क्या इंस्टॉल करता है? हमारे अंदर ओपिनियन बनाने की कैपेबिलिटी को इंस्टॉल करता है. हम पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, हम उसको समझते हैं, सोसाइटी को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक पर्सनैलिटी में नया ट्रेट इंस्टॉल होता है. की टू डेवलप एंड शेप योर ओपिनियन. सबसे पहले क्या है, हमारे ओपिनियन को शेप करने के लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता है सोशल साइंस, राइट, एंड मेक्स यू अवेयर अबाउट योर राइट्स एंड ड्यूटीज. आप जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आपको क्या पता कि आपके कुछ राइट्स नहीं है, somebody is exploiting you and you are not going to court because you do not know that you have some rights and you can approach to the court. आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे? आपकी ड्यूटीज क्या है, या आपके अंदर वो वैल्यूज को इंस्टॉल करता है कि हमारी कुछ ड्यूटीज हैं टूवर्ड्स आवर नेशन, टूवर्ड्स आवर नेशनल फ्लैग, राइट. तो इसके बाद आपका एक टर्म दिया हुआ है बुक में, दैट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में ही पढ़ा है. अगेन इट इज कमिंग इन क्लास 9th. बस में एक वर्ड यूज कर और एड ऑन कर दिया है, दैट इज रेस्पेक्टिंग. अब आपको रेस्पेक्टिंग भी करनी होगी, मतलब आपको रेस्पेक्ट भी करनी होगी. तो सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि होमोजेनस सोसाइटी में ही है. इंडिया इज अ वाइब्रेंट कंट्री. इंडिया क्या, अक्रॉस द वर्ल्ड एक प्रकार के लोग नहीं रहते. आपके घर में भी एक प्रकार के लोग नहीं है. डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी है, किसी की हाई कम भी है, किसी की छोटी है, somebody इज मेल फीमेल जेंडर के बेसिस पर डिफरेंसेस हैं, राइट. और एज सबकी अलग अलग है. तो डाइवर्सिटी हमें हर फील्ड में और हर जगह मिलेगी, आपके घर नहीं मिलेगी. वॉट एल्स शुड बी से इन रिगार्ड्स टू नेशन, राइट. तो हमें पहले तो रिकग्नाइज करना है कि डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और ये एग्जिस्ट करती है एब्सोल्युटली नेचुरल तरीके से, ठीक है. तो फिर आपको इसको रेस्पेक्ट करना है, सबके डिफरेंसेस को. सोशल साइंस आपको यही सिखाता है कि आपको पहले रिकग्नाइज करना है, देन यू हैव टू रेस्पेक्ट द नेचुरल डिफरेंसेस जो आपको सी. इफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस, definitely this will lead to performing discrimination, which is a wrong practice, which makes you the bad citizen of the society, right. इसका काम ये नहीं है. डाइवर्सिटी आपको पहले रिकग्नाइज करनी पड़ेगी, फिर रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, विच कम्स नेचुरली. डिफरेंसेस कैसे होते हैं? लैंग्वेज के बेस पे होते हैं, रिलीजन के बेस पे होते हैं, कास्ट के बेस पे भी होते हैं. भाई इंडिया में तो बिल्कुल होते हैं, राइट. और आपको क्लोथिंग के बेस पे भी होते हैं, एंड ट्राइब के बेस पे होते हैं, एज के बेस पे होते हैं, जेंडर अलग है, ठीक है. तो बेसिकली अगर हम ये सारी चीजें देखें, लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन में व्हाट कैन वी से, दैट स्टडी ऑफ सोशल साइंस prevents us from doing discrimination और performing stereotype. यही तो हमारे अंदर एक वैल्यू इंस्टॉल करता है कि नेचुरली हम सब पूरी तरीके से अलग हैं, हमारी कल्चर अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, सोचने का तरीका अलग है. उन सब को अकोमोडेट करके एक अम्ब्रेला नेशन बनाना, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना, दैट इज विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ सोशल साइंस. आफ्टर डाइवर्सिटी इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो गाइडिंग वैल्यूज में आपका जो दूसरा टर्म है, दैट इज इंक्लूसिविटी. इसका मतलब क्या है? सिंपल, व्हाट. इंक्लूसिविटी वर्ड किससे मिलकर बना है? इंक्लूजन से. इंक्लूजन यानी सबको साथ लेकर चलना, और इंक्लूजन को ऑपोजिट क्या होगा? एक्सक्लूजन. यानी जो एक्सक्लूजन नहीं है वो इंक्लूजन है, एज सिंपल एज दैट. यानी हमें सबको इंक्लूड करके चलना है, जहां पर नो एक्सक्लूजन, किसी को भी अलग फील ना हो, ठीक है, किसी को भी इंसल्टेड या ह्यूमिलेटेड फील ना हो. दैट इज व्हाट इंक्लूसिविटी. तो क्या है ये? इंश्योरिंग दैट एवरीवन इज वेलकम्ड, सबको सेम ट्रीटमेंट मिले, एंड एवरीवन इज रेस्पेक्टेड. दैट इज व्हाट इंक्लूसिविटी, ठीक है. इसको हिंदी में बोलते हैं समावेश, यानी सबको एक साथ लेकर चलना. किसी को भी एक्सक्लूडेड, किसी ग्रुप में एक्सक्लूजन फील नहीं होना चाहिए कि मेरे को अलग से फील कराया गया या बैड ट्रीटमेंट हुआ. दिस इज व्हाट वी से इंक्लूसिविटी. क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है ये टर्म आपको? क्योंकि सोशल साइंस में यही वो वैल्यूज हैं जो आपके अंदर इंस्टॉल की जाती हैं, इफ यू स्टडी नाइसली, ठीक है. जैसे कहाँ पर, कहीं पे भी कोई भी अगर शेयर्ड प्लेस है, ठीक है, क्लासरूम में ऐसी प्रैक्टिस ना हो कि किसी को एक्सक्लूडेड फील हो, कोई प्लेग्राउंड है, ऐसी बहुत सारी जगह है. दिस इज व्हाट वी से इंक्लूसिविटी. दूसरा टर्म आपका है सस्टेनेबिलिटी, है ना. तो सस्टेनेबिलिटी क्या है? अगेन इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था. सो वाइज यूज करना है,
जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करना है। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो उसको और कम कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल उसको हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ, किसी भी रिसोर्स को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ यूज़ करना है, वाइसली वाइसली और माइंडफुल। ऐसे ही अंधाधुंध कटाई नहीं करनी पेड़ों की, रेकलेसली माइंडलेसली पेड़ों को नहीं काटना है, ठीक है? जितनी रिक्वायरमेंट है उतना काटना है, प्लस जितने पेड़ काटे गए हैं उससे ज़्यादा ही हमको प्लांट करने हैं। दिस इज व्हाट वी से सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? सो वाइज एंड माइंडफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। आपकी एज 70 80 90 साल जो भी है, लेकिन आपकी फ्यूचर जनरेशन भी कमाएगी ना। अर्थ की एज तो अभी बहुत है, तो उस अर्थ में जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स आएंगे वो आगे आने वाले रिसोर्सेज का यूज कर पाए। दिस इज व्हाट वी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो विदाउट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है? तो दूसरा टर्म आपका क्या है? सस्टेनेबिलिटी। ये भी आपको सिखाया जाता है, क्योंकि अगर आपने पेड़ काट दिए तो जंगलों में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ एनिमल भी रह रहे हैं, वहाँ ट्राइब्स भी रह रही हैं, तो उनका शेल्टर तो चला जाएगा। एंड यू हैव कट एंटायर फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, डिफॉरेस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री लगाना इज वेरी गुड, लोगों को रोजगार मिलेगा, वेल वेल एंड गुड, लेकिन एक सेक्शन को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड एक सेक्शन ऐसा है, ट्राइबल पीपल, दोज हु आर एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उनका क्या होगा? तो आपको सारे डायमेंशन सोचते हुए चलना है एज पर द सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? फिर आपका वर्ड आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी तो आपने बहुत बार सुना है। अगर हम इसको सम अप करके छोटे वर्ड्स में समझे तो इक्वालिटी का मतलब तुम्हें क्या है? सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सबको। बट इक्वालिटी डजंट फोकस ऑन रिक्वायरमेंट, वो नीड पे फोकस नहीं करती कि किसी इंसान की क्या नीड है, वो सबको सेम ट्रीटमेंट करती है, ठीक है? लेकिन इक्विटी क्या है? ये फेयरनेस है। ऐसा क्यों? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, नॉट एवरी वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना? अब आप बहुत सारे एथलीट के भीड़ में किसी एक ऐसे इंसान को कॉम्पीट नहीं करवा सकते जो जिसको जिसको कुछ प्रॉब्लम है, जिसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, जिसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है। दैट विल नॉट बी फेयरनेस, वो अनफेयर हो जाएगा। तो इक्विटी क्या है? गिविंग ट्रीटमेंट एज पर द नीड ऑफ द पर्सन। एक इंसान को 10 रुपीज की जरूरत है, एक को 15 रुपीज की जरूरत है, आप सबको 10 10 दोगे, दैट इज वॉट इक्वालिटी, सेमनेस। आपको सबको आपने 10 रुपीज दे दिए, लेकिन जिसको 15 रुपीज की जरूरत थी उसको आपने अगर 15 रुपीज दिए, तो ये फेयरनेस है। तो इसका की पॉइंट क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पर्सन और द सेक्शन इन सोसाइटी, राइट? आपकी बुक में इतना अच्छा सा ये डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको क्लियरली बताता है कि तीन लोग खड़े हुए हैं और तीनों की हाइट में डिफरेंस है। तीनों की हाइट में डिफरेंस है, तो तीनों को सपोर्ट भी बिल्कुल डिफरेंट मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट वी से इक्विटी। आई होप इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस आएगा तो आप लिख लेंगे। इसका कीवर्ड यही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है? अब ये सारी वैल्यूज जो हमने पढ़ी, पहली वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने? डाइवर्सिटी। फिर हमने देखा इंक्लूसिविटी, देन वी सॉ सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दीज वैल्यू मैटर, क्यों पढ़ना इनको क्यों जरूरी है? क्योंकि वी नो दैट ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। हम एक बॉक्स में तो पैक है नहीं, और ना ही हम सिर्फ हमेशा घर में रहते हैं। इवन घर में रहने के लिए भी वी नीड टू हैव सम बेटर अंडरस्टैंडिंग विद आवर फैमिली मेंबर्स। सो इन द सेम मैनर, जब हमें सोसाइटी में एक साथ रहना है, नेशन में एक साथ रहना है, अब तो हम नेशनली और इंटरनेशनली भी हम ग्लोबलाइजेशन के बाद हम कनेक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंस आ गई कंट्रीज के बीच में, तो उसके लिए हमें ये वैल्यूज बहुत मैटर करती हैं। तो यहाँ पे क्या है? वाई दिस वैल्यू मैटर? in order to live together with harmony and peace, that is the ultimate goal of life. सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ वैल्यूज हमें चाहिए। कैसी वैल्यूज? कि हमें इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, किसी को एक्सक्लूजन फील ना हो, हमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से खत्म ना कर दें, हमें इक्विटी और इक्वालिटी के अकॉर्डिंग ही लोगों को रिसोर्सेज देने हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। वन ऑफ द रेट्रो एग्जाम्पल इज रिजर्वेशन। दोज पीपल हु आर लिविंग हु आर लैगिंग बिहाइंड बैकवर्ड पीपल, उनको क्या मिलता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन। दैट इज व्हाट वी से इक्विटी। आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर, और इन्हीं टर्म्स को पढ़ने और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पर ही हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। दैट इज द एंटायर गोल ऑफ गाइडिंग वैल्यू इन द सोशल साइंस। आई होप द टॉपिक इज नाउ क्लियर. Now we will be moving the last topic of your chapter, that is understanding social science from the perspective of India.
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, ये क्यों ज़रूरी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरी कंट्री इज़ डिफरेंट, हर कंट्री की डिमांड अलग है. सम कंट्रीज आर डेवलपिंग, सम आर डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि मैटर ही क्यों करता है, हमें क्यों इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस को समझना है? द आंसर इज वेरी क्लियर. डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट नीड्स. इंडियन सोसाइटी की अपनी एक अलग नीड है, हमारा पास्ट लग रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हमारा कॉलोनियल पास्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी सोसाइटी को भी समझना पड़ेगा और सोशल साइंस को इंडियन पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा. द एग्जाम्पल इज सेक्युलरिज्म. आपने क्लास 8th में इस पर पूरा चैप्टर पढ़ा है, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, राइट? तो एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है वेस्टर्न कंट्रीज. अगर हम सेक्युलरिज्म के एलिमेंट को उठाकर इंडियन पर्सपेक्टिव से समझें और वेस्टर्न कल्चर से समझें तो देयर आर मल्टीपल डिफरेंस. सबसे पहले तो क्या है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ऑल रिलीजन. ये हमारा इंडिया कहता है. क्या कहता है? ऑल रिलीजन्स इन इंडिया आर रिस्पेक्टेड इक्वली. नो ऑफिशियल रिलीजन किसी को बहुत किसी को हेट नहीं है और किसी को एक्स्ट्रा अफेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है. एवरी रिलीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड. ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न कंट्रीज स्ट्रिक्ट पॉलिसी, एब्सोल्युटली सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन. नो रिलीजन, ये प्राइवेट अफेयर है. यू कैन नॉट परफॉर्म एनी रिलीजियस एक्टिविटी इन पब्लिक प्लेस. बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया में हम करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है. तो देखो, सोशल साइंस का टॉपिक है सेक्युलरिज्म, लेकिन दोनों में अलग तरीके से अप्लाई किया जा रहा है. दिस इज द गुड एग्जाम्पल. दूसरा क्या है? इंटरवेंशन. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज इंटरवेंशन, नॉट इंटरफेयर. इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन तब होता है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब जरूरत है. इन द नेम ऑफ रिलीजन, इफ somebody इज हिटिंग योर डिग्निटी और गिविंग अ थ्रेट टू योर लाइफ, तो ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं करेगी. वो कह रहे थे कि रिलीजियस रिफॉर्म्स लेकर आएगी. वो रिलीजियस मैटर में तभी इंटरवीन करती है, तभी हस्तक्षेप करती है जब नेसेसरी होता है, या तो किसी की लाइफ या डिग्निटी पे कोई बात आती है. दैट इज व्हाट इंडियन सरकार क्या करती है, उसमें इंटरवीन करती है. ऑन दी अदर हैंड सच कंप्लीट सेपरेशन, वहाँ पे ऐसा कोई पॉलिसी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है रिलीजन का सरकार से, रिलीजन का बेसिकली नेशन से. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. इसी के अंदर आपका जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक लाइफ. कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत हैवी, एक बहुत बड़ा टर्म है, राइट? ये कैसे आपको इंट्रोड्यूस कराता है? इक्वालिटी से, फ्रेटर्निटी से इंट्रोड्यूस कराता है. ऐसी वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ आपको देश चलाने में काम नहीं आती, ये आपकी डेली लाइफ के लिए भी काम आती है. जैसे बीइंग अ डेमोक्रेटिक पर्सन इज अ इज अ वेरी गुड वैल्यू. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटर टू द पब्लिक लाइफ. बिल्कुल ठीक है, हमारी पब्लिक लाइफ, यहाँ पर्सनल लाइफ की बात नहीं हो रही है, हमें पब्लिक लाइफ में कैसे बिहेव करना है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, है ना? बिकॉज इट डिफाइंस आइडियाज ऑफ लिबर्टी. हमें पता कैसे चला कि लिबर्टी ऐसी भी कोई चीज़ होती है? क्योंकि हमने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा, हमने अपना कॉलोनियल पास्ट पढ़ा. कॉलोनियल पास्ट रहा उस, ताकि वो रिपीट ना हो तो हम क्या लेकर आए, क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए? लिबर्टी. एंड आई वॉन्ट यू टू प्लीज आंसर कि लिबर्टी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया था? इफ़ यू नो, आंसर इन कमेंट सेक्शन, राइट? इक्वालिटी. फिर हमने देखा कि ऐसे टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी उनको हेल्प करते हैं. एंड सेट हाउ इंस्टीट्यूशन, सिर्फ से स्कूल को कैसे काम करना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को कैसे फंक्शन करना चाहिए, ये सारी वैल्यूज हमें कैसे मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, राइट? सेट हाउ इंस्टीट्यूशन और डेली लाइफ शुड वर्क और फंक्शन. दिस इज द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक. उसके बाद आपका कहता है द पास्ट एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. आज जो मॉडर्न इंडिया है, हमने जो पास्ट में गलतियां करी हैं उसको रेक्टिफाई करके हमने वो मॉडर्न इंडिया को इवॉल्व कर पाए. जैसे हमने कॉलोनियल पास्ट देखा, हमने देखा पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड, एंड पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब हमारे पास आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स ये बताते हैं कि किसी भी जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. ये सारी वैल्यूज कहाँ से आई? व्हेन वी हैड सफर्ड अ लॉट इन द कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट डे को समझने के लिए. जैसे कॉलोनियल रूल हमने समझा, फिर हमने क्या समझा? रेवेन्यू सिस्टम क्या था, पुराने रेवेन्यू सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी जो आज हमको अप्लाई नहीं करनी है. फिर हमने क्या देखा? फ्रीडम स्ट्रगल पूरा समझा. उस फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है, बेसिकली इन सबका एक, अगर आप एक कीवर्ड लेके चलो, दैट इज हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग.
पूरी हिस्ट्री को समझना और उस हिस्ट्री को रिपीट ना हो। अगर वो हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, दैट शुड नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ही हमें अपने प्रेजेंट को ब्यूटीफुल और सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करती है। आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। सोशल साइंस को हम इंडियन पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए इंडिया में सिर्फ टाउन्स और सिटीज ही नहीं है, इंडिया में विलेजेस भी, राइट। एज वी नो कि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक कन्फाइंड नहीं है, इट इज नॉट कन्फाइंड टिल इलेक्शन ओनली, राइट। हमें लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर करना होता है, लोग सरकार से कैसे जुड़े रहें, कैसे इन्वॉल्व रहें, ये भी समझना जरूरी होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट गवर्नेंस फ्रॉम विलेज टू द नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, क्यों, एज वी नो दैट गांव की जो पंचायती राज सिस्टम होता है, राइट, पंचायती राज सिस्टम इज द नर्सरी और द फर्स्ट स्टेप फॉर इन द पॉलिटिक्स, राइट। वहां से ही पहले पंचेस चुने जाते हैं। आपने क्लास 6 में वार्ड्स पढ़े हैं, वार्ड से पंचेस आते हैं, फिर उनमें से एक सरपंच चुना जाता है। यू हैव ऑल द नॉलेज अबाउट इट, राइट। तो पहले ऐसा नहीं था। ये पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट कब आया, जब 73 और 74 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इन विच ईयर इट हैपन इन 1992। ठीक है, इट्स नॉट इन योर बुक बट यू कैन कोट इन योर आंसर कि 1992 में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम थ्रू अमेंडमेंट 73 एंड 74 अमेंडमेंट। 73 अमेंडमेंट विलेज के लिए है, 74 अमेंडमेंट आपकी म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए है, विच इज नॉट डिस्कस्ड हियर। बट हम यहाँ क्यों समझ रहे हैं, हम ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि गवर्नेंस द वेरी कोर ऑफ डेमोक्रेसी इज कि जो बिल्कुल न्यूनतम यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है टू गवर्न द कंट्री, वो क्या है, विलेज। तो विलेज के लोगों का जितना पार्टिसिपेशन होगा उतनी डेमोक्रेसी क्या करेगी, फ्लरिश करेगी। एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ठीक है, दूसरा क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी सेल्फ वर्ड ये सेल्फ सफिशिएंट है यहाँ पर। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, यानी हम खुद से रूल करेंगे। तो अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, सारे पंचेस और सरपंच बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड आपने पूरा वो भी देखा उसमें कि कैसे लोग चुने जाते हैं, सभा बैठती है, लोग क्वेश्चन करते हैं, पीपल आर अकाउंटेबल, पंचेस एंड सरपंचेस आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स द पीपल बिकॉज दे आर सर्विंग द नेशन, बेसिकली दे आर सर्विंग द विलेज बॉस। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शोज द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चीज को भी समझना जरूरी होगा। क्यों, क्योंकि वी डोंट हैव टू केयर कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है, इसीलिए तो हम इंडियन पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं कि हमारा इंडिया जो बिल्कुल बेसिक यूनिट है वहां पर कैसे काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द ट्रू डेमोक्रेसी विच इम्प्लीमेंटेड इन 1992। फिर आपका लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक क्या कहता है कि इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड। हमको पता है दैट इंडिया का क्लाइमेट, अभी यू आर गोइंग टू स्टडी इन ज्योग्राफी सेक्शन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, बट आपको ये पता है दैट वी आर द इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन मानसून। मानसून आता है, हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन का क्या रोजगार है, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, मानसून डिपेंडेंट इकोनॉमी है। बट हमें नहीं पता अदर कंट्रीज में किस टाइप का क्लाइमेट है। तो हमें अपने क्लाइमेट, हमें अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जाननी है सोशल साइंस को। ठीक है, एंड मानसून जब हमारी इकोनॉमी है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पॉलिसीज भी बनानी है। अगर कोई एरिया में ड्रॉट आ रही है तो वहाँ पे हमको ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल, उससे क्या हुआ, पूरा एरिया ग्रीनरी में कन्वर्ट हो गया, हमने उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई। ठीक है, फिर तीसरा आपका एस्पेक्ट क्या है जो कि लास्ट है, दैट इज इकोनॉमिक लाइफ एंड द डेवलपमेंट। ये क्या कहता है, इट शेप्स आर लाइफ, आर डेली चॉइस, यानी हमारी जो इकोनॉमिक स्टेटस है अभी वो ही हमारी डेली लाइफ को डिटरमिन करती है। कैसे, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेंगे, नहीं है तो वी विल लैगिंग बिहाइंड विद दीज थिंग्स, राइट। तो हमारी डेली जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, एक्स्ट्रा, आई गिवन द एग्जाम्पल ऑल्सो। कंक्लूडिंग लाइन में हम क्या कह सकते हैं, दैट इंडियन पर्सपेक्टिव इनकरेजेस अस। सोशल साइंस को समझ लिया, लेकिन सोशल साइंस को इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने के बाद हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है किसकी, हमारी इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम अभी अक्रॉस द वर्ल्ड बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग पर्सपेक्टिव, हमारी इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स है और हम उसका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं,
पॉवर्टी का क्या स्टेटस है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कितने बच्चे भूख से हर साल मर जाते हैं। ये डेटा हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझेंगे तभी तो उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, तभी इस प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। सो डियर चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर। आई होप द चैप्टर इज क्लियर नाउ। इस चैप्टर में हमने 5 की कंसेप्ट पढ़े रहे। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। दूसरा, स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ सोशल साइंस। देन रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस इन आवर लाइफ, and then guiding values of social science, and in the last, understanding social science from Indian perspective. I hope these points are clear to you. In the next video, we will be meeting with the new chapter. Till then, keep learning. Bye bye.